आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विद्युत धारा। कौन सा चैप्टर? विद्युत धारा। विद्युत धारा को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम लोग इसको भारती भवन से लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा, एकदम एक एक लाइन समझा जाएगा और सब कुछ ए टू जेड समझ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा, जिसे बोलचाल की भाषा में बिजली कहा जाता है। बिजली सब लोग जानते हैं, विद्युत धारा को क्या कहते हैं? बिजली। अच्छा, धारा क्या होता है? फ्लो। जैसे जल धारा, जल का फ्लो, पानी का फ्लो, ठीक है। वैसे ही बिजली का, विद्युत का फ्लो का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे घरों में बल्ब एवं ट्यूब बिजली से ही चलते हैं। पंखे, पंप और अनेक प्रकार की मशीनें बिजली की मदद से ही चलते हैं। ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर बिना बिजली के चल ही नहीं सकते। बिजली या विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है तारों से होकर आवेश का प्रवाह। अच्छा, जहां भी बिजली है वहां आवेश होगा। क्या होगा? आवेश होगा। मान लो ये तार है, इसमें आवेश का प्रवाह है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस ऐसे ऐसे प्रवाह, मतलब एक दिशा में बहने को प्रवाह कहते हैं, ठीक है। तो बिना आज के जमाना में बिना बिजली के कोई काम हो ही नहीं सकता है। तुम आसपास देखो अपने, हर कुछ बिजली से चल रहा है। पंखा, बल्ब, लाइट, टीवी, फोन, मोबाइल। मोबाइल बिना बिजली के कैसे चार्ज होगा, ठीक है। चलो अब आवेश के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ के परमाणुओं की रचना 3 मौलिक कणों से होती है, ठीक है। पदार्थ के परमाणुओं की रचना 3 मौलिक कणों से होती है। जैसे कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जो कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? ये उदासीन होता है, जीरो चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। बस यही बताया गया है। अभी ये चैप्टर्स का बेसिक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखो, अतः परमाणु विद्युतः उदासीन न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जितना ये परमाणु में क्या होता है, बीच में नाभिक होता है। बीच में देखो नाभिक होता है, बीच में जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 इसके इसके किनारे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके किनारे घूमते जाता है। तो जितना जितना प्रोटॉन बीच में होगा, मान लो सोडियम का देखते हैं, सोडियम Na, ठीक है। कितना होता है परमाणु संख्या? 11। तो 2, 8, 1, तो बीच किनारे 2, 8 बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 लास्ट में, ठीक है। लास्ट की कक्षा में 1 होता है। तो 11 अगर इलेक्ट्रॉन है, अब सोडियम में क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, मतलब माइनस चार्ज अगर 11 है तो प्लस चार्ज भी 11 है। प्लस चार्ज बीच में बैठा हुआ है और माइनस चार्ज किनारे किनारे घूम रहा है। तो दोनों तरफ 11 होने का मतलब क्या हो गया कि जो एटम है, जो परमाणु है वो उदासीन होगा, ठीक है। जो परमाणु है वो कैसा होगा? उदासीन होगा, ठीक है। इसीलिए लिखा है परमाणु परमाणु विद्युतः उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। चार्ज दोनों बराबर होने के कारण दोनों, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है परमाणु पे, ठीक है। दोनों चार्ज बराबर होता है, इसलिए न्यूट्रल होगा। कभी कभी वस्तुओं में घन तथा ऋण आवेश का यह संतुलन बिगड़ जाता है, कभी कभी बिगड़ जाता है। कैसे? उदाहरण के लिए, जब हम एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ों पर चले जाते हैं। मान लो कांच का कोई छड़ है, कांच का कोई छड़ है, इसको कपड़े से रगड़ेंगे। रगड़ने से कांच के छड़, क्या लिखा है? तो कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, ठीक है। ये कांच का छड़ है, मान लो, देखो ये कपड़ा है, ठीक है। तो कांच के छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चले जाते हैं, यानी कि रेशम का कपड़ा कैसा हो गया?
ऋणात्मक हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया। अब कांच का छड़ पहले से बराबर इलेक्ट्रॉन और बराबर प्रोटॉन था, कुछ इलेक्ट्रॉन के जाने से कांच कांच का छड़ कैसा हो गया? प्लस हो गया, धनात्मक हो गया, है ना। तो दोनों अलग अलग चार्ज हो गए। जैसे फलतः कांच का छड़ घन आवेश मतलब प्लस चार्ज हो गया। घन आवेश का परिमाण अब ऋण कांच की छड़ घन आवेश का परिमाण अब ऋण आवेश के परिमाण से अधिक हो जाता है और तब हम कहते हैं कि कांच की छड़ घनावेशित हो गई है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें बराबर बराबर, मान लो बराबर कांच के छड़ पे बराबर इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन था और 5 प्रोटॉन था। हम 5 इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल के यहां भेज दिए तो क्या बचा? 5 प्रोटॉन। 5 प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन कैसा होता है? प्लस चार्ज, यानी कांच की छड़ कैसे चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेशम के कपड़े पर चूंकि कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अतः हम कहते हैं कि रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया है। ठीक, चलो फिर से समझते हैं। देखो ये रॉड है, इस रॉड पे मान लो 10 प्लस चार्ज है और 10 माइनस चार्ज है। ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ? ये रेशम का कपड़ा है, इस पे 5 माइनस चार्ज यानी 5 इलेक्ट्रॉन इस रॉड से इसके ऊपर आ गया और इस रेशम के कपड़े पे पहले से कितना था? मान लो 10 प्लस चार्ज इस पे भी था और 10 माइनस चार्ज इससे भी था, इस पे भी था। ठीक है, तो दोनों क्या था? न्यूट्रल था। पहले कैसा था? न्यूट्रल था। ठीक है, अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया तो अब फाइनल इस पे कितना चार्ज हो गया? 15 माइनस चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो गया और 10 पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल क्या हुआ? ये प्लस चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया। ओवरऑल ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ऋणावेशित हो गया और ये इस पे से 5 माइनस चार्ज चला गया तो 10 प्लस चार्ज बचा और 5 माइनस चार्ज बना। यानी कि ओवरऑल क्या हो गया? ये घनावेशित हो गया। ठीक है, यही बात बता रहा है। आगे पढ़ते हैं। फिर एक एग्जांपल दिया है, देखो क्या है। इसी तरह एबोनाइट की छड़ को जब ऊन से रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊन से एबोनाइट की छड़ पर आ जाता है। ठीक है, एबोनाइट के छड़ को ऊन से रगड़ रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट के छड़ पे आ गया, यानी कि एबोनाइट का छड़ ऋणावेशित हो गया। अतः एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी पदार्थ के घनावेशित हो जाने का अर्थ है उसे से कुछ इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकल जाना और किसी पदार्थ के ऋणावेशित हो जाने का अर्थ है उससे कुछ इलेक्ट्रॉनों का को ग्रहण करना। ठीक है, इससे दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को खोकर पदार्थ घनावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों को पाकर ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, जिसके जो इलेक्ट्रॉन को खोएगा वो क्या होगा? घनावेशित। खोएगा मतलब उस पे दो, मान लो कोई कोई चीज दो है, एक रॉड है एक कपड़ा है। ठीक है, इस रॉड से इस कपड़े पे अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, तो ये कपड़ा नेगेटिव ऋण आवेशित हो जाएगा और ये रॉड क्या हो जाएगा? घन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है इतना? चलो आगे पढ़ते हैं। आगे इस प्रयोग से इस इन प्रयोग से यह स्पष्ट की है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण के कारण इस इनमें एक घनावेशित हो जाता है और दूसरा ऋणावेशित हो जाता है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि आवेश का न तो नष्ट होता है न उत्पन्न होता है, इसका पुनर्वितरण होता है। कहना ये चाहता है कि आवेश जो है न नया आवेश बनेगा, न निर्माण होगा आवेश का, और ना ही आवेश नष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब पुनर्वितरण हो रहा है। एक से मान लो रॉड से कपड़े के अंदर चला जा रहा है, यानी कि या तो यहां से यहां आ जा रहा है। ऐसा होने से मतलब क्या हो रहा है? पुनर्वितरण हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने से वहां बढ़ जा रहा है, यहाँ कम हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि नया कोई इलेक्ट्रॉन पैदा हो जा रहा है, ना नया आवेश पैदा होगा और ना ही नष्ट होगा। ठीक है,
मतलब इलेक्ट्रॉन को खत्म भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से हम भौतिकी के एक महत्वपूर्ण नियम को प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, एक नियम देखो, ये याद करना है क्या, आवेश संरक्षण। नियम का नाम क्या है, आवेश संरक्षण रहता है। उसे तो उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण क्या कहता है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। आगे, चालक और विद्युत रोधी। चालक और विद्युत रोधी, चालक क्या होता है और विद्युत रोधी क्या होता है, ये समझेंगे हम लोग। चालक और विद्युत रोधी, देखो चालक क्या होता है, जो अपने, मान लो एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे हम आग लगा दिए, ये लोहे का रॉड है, यहाँ पे हम लोग आग लगा दिए। अब इस रॉड को इस आग से गर्म कर रहे हैं और यहाँ हाथ से पकड़े हुए हैं हम, यहाँ हाथ से इस रॉड को पकड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ हाथ से पकड़े हुए हैं, क्या होगा, ये धीरे धीरे रॉड गर्म होगा और रॉड गर्म तो इस कोने पे हो रहा है, लेकिन धीरे 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 हीट इधर तक आएगा। ठीक है, उष्मा कहाँ तक आएगा, इस हाथ तक आएगा, हाथ भी जलेगा। इसका मतलब ये रॉड जो है उष्मा का चालक है, ये रॉड जो है उष्मा का चालक है। ठीक है, रॉड जो है उष्मा का चालक है। वैसे ही अब विद्युत का चालक क्या होगा, अगर मान लो कहीं मान लो कहीं बिजली का तार है, उस तार पे मान लो कोई बिजली का बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर हम किसी रॉड को लगा देते हैं खुले तार में और इस साइड से पकड़े हुए हैं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और बिजली इस कोने तक आएगी और हमको बिजली लग जाएगा और हम हो जाएंगे ठंडा, है ना, ऐसा होगा कि नहीं। ठीक है, तो चालक क्या हुआ, एक जगह से कहीं एक कोने से उठाएगा और चलते 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 दूसरे कोने तक अपने अंदर से विद्युत को चलने देगा, तो क्या हो जाएगा, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, चालक। और मान लो यही बिजली के पास हम लकड़ी का डंटा लगाते हैं, सूखी लकड़ी का डंटा, तो क्या इस साइड से इस साइड आएगा, नहीं आएगा, उसको क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी। क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी। ठीक है, देखो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है। और ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता, वैसे उसको विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत रोधी कौन होगा, जो पदार्थ, जिस पदार्थ में एक भाग से यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके यहां तक नहीं आएगा तो विद्युत रोधी, और ये मान लो लोहे का रॉड है तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके यहां तक आ रहा है तो ये चालक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया है, पढ़ लेना है। जैसे चालक में धातु हो गया तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात। मनुष्य या जानवर का शरीर, हम लोग का शरीर भी चालक होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से पास होने देता है। ग्रेफाइट हम लोग पढ़े थे, ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, अधातु है, लेकिन ये चालक होता है, ये एक्सेप्शन है। अशुद्ध जल, शुद्ध जल होगा तो चालक नहीं होगा, अशुद्ध जल, ठीक है, हवा, पृथ्वी इत्यादि। ठीक, और क्या विद्युत रोधी होता है, कांच, मोम, लोहा, चमड़ा, एबोनाइट, रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, ठीक है, रुई, प्लास्टिक, रेशम, ये वो सब कुछ। ठीक है, पढ़ लेना है सबको। चालक और विद्युत रोधी के बारे में समझ गए। चलो आगे, यही बात लिखा हुआ है, ये खुद से बस एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, देखो यहां से बताते हैं, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के विस्थापित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का डेफिनेशन समझ गए। देखो मान लो एक रॉड है, एक रॉड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, सारा इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में इधर की तरफ फ्लो होगा तो इसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। देखो किसी चालक पदार्थ में, चालक पदार्थ मान लो लोहे का रॉड ले लिए, किसी दिशा में, किसी दिशा, मान लो हम लोग इधर का दिशा ले रहे हैं, किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु मान लो ये पॉइंट ए है, एक बिंदु ये है पॉइंट बी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच आवेश के विस्थापित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विस्थापित प्रवाह मतलब
ये लाइन से इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर की साइड, तो उसको क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब टॉपिक है घनावेश एवं ऋणावेश। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। घनावेश और ऋणावेश, कैसे घनावेश आता है, कैसे ऋणावेश आता है। अच्छा, कुछ पदार्थ इस प्रकार से आवेशित होते हैं जैसे कि रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच हो जाता है, तब हम कहते हैं ऐसे पदार्थ घन आवेशित, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, उनको प्लस चिन्ह से लिखा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे ही ऋण आवेशित हो जाते हैं, उसको माइनस चिन्ह से लिखा जाता है। आसान बात है, इसको खुद से समझ लेंगे। ठीक है, आवेश चार्ज के परिमाण का एसआई मात्रक कूलाम है, जिसे संकेताक्षर C से सूचित किया जाता है। ठीक है, चार्ज किससे सूचित किया जाता है? Q से। Q से, बड़ा Q और छोटा Q से। और इसका एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक होगा कूलम्ब। C से, किससे? कूलम्ब। याद रखना है इसको, C से कूलम्ब, याद रहेगा ना। अब देखो, मेन चैप्टर यहाँ से शुरू होता है विद्युत विभव। किससे? विद्युत विभव। एकदम ध्यान से समझना है इस बात को। ठीक है, कह रहा है कि एक चार्ज Q, बड़ा Q, चलो इसको पहले समझ लेते हैं फिर पढ़ेंगे। देखो, एक चार्ज बड़ा Q चार्ज है, इसको रखा गया है कहीं आइसोलेट मतलब अगल बगल और कोई चार्ज नहीं है, और इससे अनंत दूर मतलब बहुत दूर, अनंत को इस सिंबल से लिखते हैं, अनंत दूर पे छोटा चार्ज है Q, और दोनों प्लस चार्ज है मान लो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है कि विकर्षित करता है? वेरी गुड। देखो, दोनों एक दूसरे से अलग ढकेलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलेगा। ठीक है, प्लस तो दोनों एक दूसरे को ढकेल रहा होगा, भले अनंत पे है तो बहुत कम फोर्स लग रहा होगा, बहुत कम बल लग रहा होगा, विकर्षण बल, लेकिन लग तो रहा होगा। चलो, इस चार्ज को हम क्या करेंगे? उठा के ले आएंगे पॉइंट P तक। इस छोटे Q चार्ज को हम उठा लिए यहाँ से, छोटे Q चार्ज को धीरे 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 इस पॉइंट Q तक ले आए। कहाँ तक ले आए? इस पॉइंट Q तक। ठीक, तो इस पे कौन सा बल लग रहा होगा? विकर्षण बल लग रहा होगा। ये इसको बड़ा Q इसको छोटे Q को ढकेल रहा होगा, इधर ढकेल रहा होगा, इधर ढकेल रहा होगा, और हम क्या किए? धीरे 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 उठा के P तक ले आए। तो P तक लाने में कुछ हमारे द्वारा क्या किया गया होगा कार्य, उसको क्या लिखेंगे? W से। उसको क्या लिखेंगे? W से। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो, चित्र 4.1 में बिंदु O पे O पर रखा हुआ बड़ा Q एक विलग आवेश है, मतलब अलग है इससे, और कोई आवेश इसके साथ नहीं है। इस आवेश से बहुत ही अधिक दूर अनंत पर, बहुत अधिक दूर अनंत पर, कहाँ पे? अनंत पे, ये इनफाइनाइट पे, छोटा Q समान प्रकार का एक अन्य आवेश रखा गया। समान प्रकार, मान लो ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी माइनस। ठीक है, एक ही प्रकार का चार्ज रखा गया, आवेश रखा गया। अब यदि कोई व्यक्ति आवेश छोटा Q को आवेश बड़ा Q के निकट किसी बिंदु P तक लाना चाहे, तो उसे बड़ा Q द्वारा छोटा Q पर लगे प्रतिकर्षण बल, मतलब जो ढकेलने वाला फोर्स है, के विपरीत दिशा में समान परिमाण का बल लगाकर कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहना चाहता है? देखो फिर से समझते हैं। कहना ये चाहता है कि जो बड़ा Q है, कहना ये चाहता है, एक बड़ा Q को पॉइंट O पे रख दिया गया, एक छोटा Q को बहुत दूर, खूब दूर अनंत पे रखा गया। तो कोई ना कोई, देखो, प्रतिकर्षण बल या विकर्षण बल लग रहा होगा, जो इस कुछ ना कुछ, थोड़ा कम ही लग रहा होगा लेकिन लग रहा होगा, जो बड़ा Q इस छोटे Q पे लगा रहा होगा। अब क्या किए? इस छोटा Q को पकड़े और धीरे 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 ले आए यहाँ तक, पॉइंट P तक। ठीक है, तो पॉइंट P तक ले आने में कौन सा बल लग रहा था? इसके प्रतिकर्षण बल या विकर्षण बल लग रहा था। किधर की तरफ? इधर के तरफ। उस बल के अगेंस्ट में हम कार्य करके यहाँ पॉइंट P तक लाए।
तो कार्य, कुछ न कुछ कार्य मेरे द्वारा किया गया, किस पे, ये एक छोटा क्यू पे, कहा क्यों, विकर्षण बल के अगेंस्ट में इसको पॉइंट पी तक लाने में किया गया है। ठीक है, चलो अब देखो आगे समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि आवेश छोटा क्यू को अनंत से किसी बिंदु P, ये P था, तक लाने में किया गया कार्य W, क्या W हो, तो उस बिंदु P पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर Q बटा W बटा Q। ठीक है, क्या बोला, यदि यदि कोई आवेश छोटा q को बिंदु P तक लाया गया तो बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, क्या हो, कार्य होगा W। ठीक है, तो उस P पर विद्युत विभव कितना होगा, V बराबर W बटा Q। अच्छा, V बराबर W बटा Q, ये याद रहना चाहिए, V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा Q, सबको याद हो जाना चाहिए, V बटा W बटा Q। V क्या है, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, V क्या है, विद्युत विभव, W क्या है, कार्य। कार्य जो छोटा q को लाने में किया गया कार्य, छोटा q को P तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W। छोटा q को P तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W। ठीक है, और q क्या है, आवेश है, q क्या है, आवेश है। ठीक, अब मान लो मात्रक देखते हैं। कार्य का तुम लोग को क्लास 9th में कार्य, कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। कार्य मतलब W का SI मात्रक याद है, जूल था। कार्य का SI मात्रक क्या था, जूल। और चार्ज का SI मतलब मात्रक, आवेश का कूलम्ब, C। कार्य का SI मात्रक जूल और आवेश का SI मात्रक C। यानी कि भी का अगर SI मात्रक मात्रक हम देखें तो जूल पर कूलम्ब होगा, मतलब विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलम्ब। विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलम्ब। विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलम्ब। याद रहेगा, याद करना है, सब कुछ सुनना है ध्यान से सबको। देखो आगे, अतः किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया है। वेरी गुड, समझ गए। अच्छा, अब इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मान लो यहां से कार्य निकालना हो तो क्या करेंगे, V है, इधर W है, इधर Q है। अब Q को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, W बराबर Q इंटू V, क्यू भी, W बराबर क्यू भी, W बराबर क्यू भी, W बराबर क्यू भी। अगर कार्य बराबर क्या हो गया, Q इंटू V। देखो कार्य बराबर क्या हो गया, कार्य बराबर क्या हो गया, Q इंटू V। Q क्या है, आवेश है, V क्या है, विद्युत विभव। मतलब दोनों को गुना करेंगे, आवेश को और विद्युत विभव को गुना करेंगे तो क्या आएगा, कार्य आएगा। क्या आएगा, कार्य आएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग। चलो आगे देखते हैं। देखो, अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना गया। अनंत पर शून्य क्यों माना गया, क्योंकि कोई विकर्षण बल होगा ही नहीं, बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो विकर्षण बल कम होगा। ठीक, जब व्यक्ति, आगे पढ़ते हैं, जब व्यक्ति यह कार्य करता है तो उसकी ऊर्जा, एनर्जी में हानि, लॉस होता है। कोई कार्य करेगा तो कोई ना कोई हानि या लॉस होगा ऊर्जा में। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, यह ऊर्जा आवेश Q और छोटा q के निकाय सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अतः जब आवेश Q की अनंत से बिंदु P तक लाया जाए तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखो क्या होता है, सुनो, कहना ये चाहता है। अच्छा, एक चीज हम लोग 9th में पढ़े थे कि ऊर्जा नष्ट नहीं होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहता है। ठीक है ना, तो क्या होगा कि ऊर्जा जो है, जो लॉस हुआ था, जो हानि हुआ था, वो क्यू, बड़ा क्यू और छोटा क्यू के सिस्टम में ही कैद हो जाएगा। किस फॉर्म में कैद होगा, स्थितिज ऊर्जा, यू, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। हम लोग 9th में पढ़े थे mgh। m क्या था, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, mgh। m क्या था, मास या द्रव्यमान, g क्या था, गुरुत्वीय त्वरण था, और h क्या था, हाइट था। पढ़े थे हम लोग। अब देखो क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, U बराबर Q इंटू V।
यानी कि अच्छा, ऊर्जा और कार्य दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है, दोनों सेम एसआई मात्रक होता है, ठीक है। तो U बराबर Q गुने भी या W बराबर भी Q गुने भी। क्यों ऐसा बराबर हुआ? W बराबर भी सेम फॉर्मूला और U बराबर भी सेम फॉर्मूला, क्योंकि ऐसा देखो लिखा गया ना, U बराबर Q गुने भी और W बराबर भी Q गुने भी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितना हानि हुआ कार्य करने में, जितना हानि हुआ वही तो स्थितिज ऊर्जा में जाके कैद हो गया। जितना ऊर्जा का हानि हुआ कार्य करने में वही स्थितिज ऊर्जा में कैद हो गया, इसीलिए दोनों बराबर है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, Q गुने भी, और कार्य का भी फॉर्मूला सेम है, Q गुने भी, ठीक है, याद रहेगा। ठीक, अब एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक बटा आवेश का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक बटा, देखो क्या कह रहा है, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक बटा आवेश का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, आवेश का कूलम्ब अभी पढ़े, जूल पर कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज देखो याद रखना है, प्रति जूल, जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट कहते हैं। वोल्ट किसको कहते हैं? VOLT, वोल्ट किसको कहते हैं? जूल प्रति कूलम्ब को, वो यह याद रखना है। वोल्ट किसको कहते हैं? जूल प्रति कूलम्ब को कहा जाता है, जिसे संक्षेपाक्षर में भी द्वारा सूचित किया जाता है। एक वोल्ट, एक वोल्ट बराबर एक जूल बटा एक कूलम्ब। एक वोल्ट का हम लोग को डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है याद करना। एक क्या है? एक कूलम्ब घन आवेश, एक कूलम्ब, ये एक कूलम्ब, एक कूलम्ब घन आवेश, एक कूलम्ब घन आवेश, ठीक है। एक कूलम्ब घन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य संपन्न हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहा जाता है। देखो क्या कह रहा है, हम लोग क्या कर रहे थे, देखो मान लो ये चार्ज है Q और यहाँ अनंत पे 1 कूलम्ब चार्ज है, छोटा Q 1 कूलम्ब के बराबर है। अब इस छोटे Q को हम लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट P पे, इसमें अगर 1 जूल ऊर्जा खर्च हो रहा है, 1 जूल कार्य हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इस पॉइंट पे भी कितना होगा? 1 वोल्ट, ठीक है, यही कहना चाह रहा है। यदि 1 कूलम्ब घन आवेश, यहाँ प्लस चार्ज है, 1 कूलम्ब घन आवेश, ठीक है, 1 कूलम्ब घन आवेश को अनंत से, यह अनंत पे था, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु किसको बोले हैं? P को, किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो। कितना कार्य संपन्न हो? 1 जूल, 1 जूल कार्य संपन्न हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है, इतना समझ गया। विद्युत विभव के मात्रक का नाम वोल्ट इटली के वैज्ञानिक एल्सेंड्रो वोल्ट के सम्मान में रखा गया, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ा जाएगा आवेशित वस्तुओं का विभव। क्या पढ़ना है? आवेशित वस्तुओं का